नमस्कार, द बुक पॉड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट काजल। और मैं हूं आपका दोस्त आरके। काजल, एक सवाल है, ऐसा क्यों होता है कि एक इंसान दिन रात मेहनत करके भी गरीब रह जाता है और दूसरा इंसान सिर्फ एक आइडिया से करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर देता है? ये सवाल हम सबको परेशान करता है आरके, लेकिन इसका जवाब आज से 80 साल पहले एक आदमी ने दुनिया को दे दिया था। उसने 20 साल लगाकर 500 सबसे अमीर लोगों जैसे फोर्ड, एडिसन का इंटरव्यू लिया और एक जादुई फॉर्मूला तैयार किया। जी हाँ, आज हम जिस किताब का ऑपरेशन करने जा रहे हैं उसे अमीर बनने की बाइबल कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं नेपोलियन हिल की मास्टरपीस अपनी सोच से अमीर बनिए, थिंक एंड ग्रो रिच की। ये किताब दावा करती है कि अमीर बनने के लिए आपकी जेब में पैसा होना जरूरी नहीं, बल्कि आपके दिमाग में अमीर वाली सोच होना जरूरी है। आज हम जानेंगे वो 13 कदम, 13 स्टेप्स जो आपको फर्श से अर्श तक ले जा सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी गरीबी को अमीरी में और सपने को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो ये एपिसोड आपकी जिंदगी का सबसे कीमती एपिसोड होने वाला है। चलिए सफलता का ताला खोलते हैं, सिर्फ द बुक पॉड पर। कहते हैं कि दुनिया में आज तक जो भी बड़ी चीज बनी है, चाहे वो कोई बड़ी कंपनी हो, कोई आविष्कार हो, उसकी शुरुआत सिर्फ एक ख्याल से हुई थी। सुनने में तो ये बात बहुत सीधी सी लगती है ना? लगती तो है। लेकिन क्या वाकई एक सोच में, एक अकेले विचार में इतनी ताकत हो सकती है कि वो हकीकत को बदल दे? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हमारे पास जो सामग्री है वो एक ऐसी किताब के हिस्सों पर आधारित है जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी पर असर डाला है। और इसकी अपनी कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। सोचिए, 20वीं सदी की शुरुआत है और स्टील किंग एंड्रू कार्नेगी एक नौजवान लेखक को एक मिशन देते हैं। हाँ, एक चुनौती कि अपनी जिंदगी के 20 साल लगाओ, दुनिया के 500 सबसे कामयाब लोगों से मिलो और उनकी सफलता का राज, उनका जो रहस्य है, उसे एक सीधे सादे फॉर्मूले में दुनिया के सामने रखो। और कमाल की बात यह है कि 20 साल की उस मेहनत के बाद जो फॉर्मूला सामने आया वो कोई मुश्किल हिसाब किताब नहीं था, नहीं, बल्कि कुछ ऐसे बुनियादी उसूल थे जो हर किसी पर हर जगह लागू होते हैं। आज हम इन्हीं उसूलों को कुछ ऐसी कहानियों के जरिए समझेंगे जो शायद पहली बार में यकीन करने लायक भी ना लगे। जैसे एक ऐसे नौजवान की कहानी जो जेब में बिना एक पैसा लिए थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनने निकल पड़ता है। हाँ, या एक ऐसे आदमी की कहानी जो सोने के खजाने से सिर्फ 3 फीट पहले खुदाई बंद कर देता है। उफ, ये कहानियां सिर्फ मोटिवेशनल किस्से नहीं है, ये एक पैटर्न दिखाती हैं। बिल्कुल एक पैटर्न कि कैसे एक मजबूत इरादा हकीकत का रूप ले लेता है। तो चलिए इस गहरी पड़ताल को शुरू करते हैं और देखते हैं कि सोच को दौलत में बदलने का वो रहस्य आखिर है क्या। तो सबसे पहली चीज, जो सबसे बुनियादी सिद्धांत है, वो है इच्छा। पर यहाँ सिर्फ चाहने की बात नहीं हो रही है। किताब कहती है कि एक धधकती हुई इच्छा होनी चाहिए, एक ऐसा जुनून जो आपके दिमाग पर कब्जा कर ले। हाँ, और इसको समझने के लिए एडविन सी बर्न्स की कहानी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। बर्न्स एक आम इंसान थे, लेकिन उनका सपना आम नहीं था। वो महान आविष्कारक थॉमस एडिसन के लिए काम नहीं करना चाहते थे। अच्छा। बल्कि उनके साथ काम करना चाहते थे, एक पार्टनर की तरह। बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा। अब सोचिए, इस रास्ते में 2 बहुत बड़ी दीवारें थी। पहली, वो एडिसन को जानते तक नहीं थे, और दूसरी, पैसे नहीं थे। उनके पास एडिसन के शहर न्यू जर्सी तक जाने के लिए ट्रेन का टिकट खरीदने के पैसे भी नहीं थे। तो ज्यादातर लोगों के लिए तो कहानी यही खत्म हो जाती। पैसे नहीं है, जान पहचान नहीं है, ये तो सबसे आम बहाने हैं। बिल्कुल, लेकिन बर्न्स ने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने हार नहीं मानी। वो एक मालगाड़ी में छिपकर न्यू जर्सी पहुंचे। अरे वाह। हाँ, जब वो एडिसन के ऑफिस में दाखिल हुए तो उनके कपड़े फटे हुए थे, वो किसी भिखारी जैसे दिख रहे थे। लेकिन एडिसन ने बाद में बताया कि उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी, एक ऐसा इरादा था जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। बॉन्स के दिमाग में वो एडिसन के पार्टनर थे, भले ही हकीकत कुछ और थी। बिल्कुल। और एडिसन ने उस जुनून को पहचाना और उन्हें अपने ऑफिस में एक बहुत मामूली काम दे दिया, झाड़ू पोछे जैसा। ये सुनने में बहुत प्रेरणादायक है, लेकिन कई लोग कह सकते हैं कि बर्न्स सिर्फ सही समय पर सही जगह पर थे। हो सकता है ये सिर्फ किस्मत का खेल हो। ये सवाल बहुत जरूरी है और इसका जवाब ही इस सिद्धांत का असली सार है। देखिए, अगर ये सिर्फ किस्मत होती तो बर्न्स कुछ महीने काम करके किसी बेहतर नौकरी की तलाश में चले जाते। सही बात है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महीने गुजरे, साल गुजर गए, बर्न्स वहीं टिके रहे, वो मामूली काम करते रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में पीछे हटने के सारे रास्ते जला दिए थे। उनका एक ही मकसद था,
एडिसन का पार्टनर बनना, और वो हर दिन इसी सोच के साथ काम करते थे। और फिर वो मौका आया। एडिसन ने एक नई मशीन बनाई थी, एडिसन डिक्टेटिंग मशीन। उनके सेल्समैन उसे बेचने में नाकाम हो रहे थे। अच्छा, उन्हें किसी ऐसी की जरूरत थी जो इस प्रोडक्ट में उन्हीं की तरह विश्वास करे। और उनकी नजर किस पे पड़ी? बर्न्स पर। उसी लड़के पर जो सालों से चुपचाप अपना काम कर रहा था और हर मौके के लिए तैयार था। तो बर्न्स ने वो मशीन बेची। और इतनी कामयाबी से बेची कि एडिसन ने उन्हें पूरे देश में उसे बेचने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। और इसी पार्टनरशिप से बर्न्स बहुत अमीर बने। तो ये किस्मत नहीं थी। नहीं, ये एक ऐसे इरादे की जीत थी जिसने किस्मत को बनने पर मजबूर कर दिया। मतलब इच्छा शक्ति सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक रणनीति है। हाँ, तो अगर किसी को इस इच्छा को हकीकत में बदलना हो, तो क्या इसका कोई प्रैक्टिकल तरीका है? बिल्कुल है। ये सिर्फ सोचने की बात नहीं है। किताब इसके लिए 6 बेहद ठोस और प्रैक्टिकल कदम बताती है। अच्छा, ये कदम आपके हवाई सपने को एक ठोस जमीनी हकीकत में बदलने का नक्शा है, यूं समझिए। चलिए इन कदमों को एक एक करके समझते हैं। पहला कदम है, अपने दिमाग में वो रकम तय करें जो आप कमाना चाहते हैं, और ये बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। मतलब मुझे बहुत पैसा चाहिए कहने से काम नहीं चलेगा। नहीं, दिमाग को कोई स्पष्ट सिग्नल नहीं मिलता। आपको कहना होगा, मुझे 31 दिसंबर 2028 तक 1 करोड़ रुपए चाहिए। बिल्कुल साफ। ठीक है। दूसरा कदम, ये तय करें कि इस पैसे के बदले में आप दुनिया को क्या देंगे। कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस, कोई आइडिया। क्योंकि बिना कुछ दिए कुछ नहीं मिलता का नियम यहाँ भी लागू होता है, हर जगह। और तीसरा कदम है एक निश्चित तारीख तय करना। ये हमारे लक्ष्य को एक डेडलाइन देता है जो टालम टोल की आदत को खत्म करता है। बिल्कुल। और चौथा है एक ठोस योजना बनाना और उस योजना पर तुरंत काम शुरू कर देना, भले ही आप पूरी तरह से तैयार महसूस ना कर रहे हो। इंतजार नहीं करना है। नहीं। और पांचवा कदम शायद सबसे जरूरी है। इन चारों चीजों को, रकम, बदले में आप क्या देंगे, तारीख और आपका प्लान, इन सब को एक कागज पर साफ साफ लिखें। ये जो लिखने वाली बात है, ये मुझे बहुत दिलचस्प लगती है। ऐसा क्यों है कि किसी चीज को लिख देने से वो ज्यादा असली लगने लगती है? हाँ, इसके पीछे गहरा मनोविज्ञान है। ये 6 कदम असल में दिमाग को हैक करने का एक तरीका है। अच्छा। देखिए, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, लेकिन जब आप किसी लक्ष्य को लिखते हैं, उसे एक तारीख देते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को उस लक्ष्य पर फोकस करने के लिए प्रोग्राम कर रहे होते हैं। और छठा कदम इसी प्रोग्रामिंग को और मजबूत करता है। अपने लिखे हुए बयान को दिन में 2 बार पढ़ें, एक बार सुबह उठते ही और एक बार रात को सोने से ठीक पहले। और पढ़ते वक्त ये महसूस करें या यकीन करें कि वो पैसा पहले से ही आपका हो चुका है। हाँ, ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये एक तरह की कॉग्निटिव प्रोग्रामिंग है। आप अपने दिमाग को बार बार निर्देश दे रहे हैं कि देखो, हकीकत ये है। ये प्लान सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में तो रुकावटें आती ही हैं। प्लान फेल होते हैं, लोग ना कहते हैं। बिल्कुल। मुझे लगता है सबसे ज्यादा लोग यहीं आकर हार मान लेते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और इसी के लिए किताब का अगला सिद्धांत सबसे जरूरी है, दृढ़ता। मतलब लगे रहने की जिद। और सोने से 3 फीट दूर वाली कहानी। हाँ, वो इसी बात का सबसे बड़ा सबूत है। बताइए उस कहानी के बारे में। ये कहानी है आयु डर्बी के चाचा की, जिन्हें सोने का बुखार चढ़ा था। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर जमीन खरीदी और खुदाई का सामान मंगवाया। ठीक है। और शुरू में उनकी किस्मत में साथ भी दिया। उन्हें सोने की एक मोटी नस मिल गई। लगा कि बस रातों रात अमीर बन जाएंगे। लेकिन फिर अचानक वो सोने की नस गायब हो गई। तो उन्होंने खुदाई जारी रखी होगी। हाँ, उन्होंने और गहरी खुदाई की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। आखिरकार वो थक गए, निराश हो गए और हार मान लिया कि बस इतना ही सोना था। उन्होंने अपनी सारी महंगी मशीनें एक कबाड़ी वाले को कौड़ियों के दाम बेच दी और घर लौट आए। और कहानी का असली मोड़ यहीं से शुरू होता है ना? बिल्कुल। उस कबाड़ी वाले ने सोचा कि मशीनें बेचने से पहले क्यों ना एक विशेषज्ञ से सलाह ले ली जाए। उसने एक माइनिंग इंजीनियर को बुलाया। अच्छा। इंजीनियर ने उस जगह का मुआयना किया और बताया कि भूविज्ञान के नियमों के हिसाब से सोने के नसें अक्सर एक फॉल्ट लाइन पर टूट जाती हैं। उसने हिसाब लगाया और कहा, जहां इन लोगों ने खुदाई रोकी है, वहां से सिर्फ 3 फीट नीचे एक अलग एंगल पर तुम्हें वो नस दोबारा मिल जाएगी। सिर्फ 3 फीट? सिर्फ 3 फीट। कबाड़ी वाले ने ऐसा ही किया और इंजीनियर सही था। सिर्फ 3 फीट नीचे सोने का इतना बड़ा भंडार था कि उससे लाखों डॉलर कमाए गए। ये कहानी सुनने के बाद मुझे अपने उन अधूरे प्रोजेक्ट्स की याद आ रही है जिन्हें मैंने शायद थोड़ी जल्दी छोड़ दिया था। हम सब कभी न कभी होते हैं।
डर्बी ने इस अनुभव से एक बहुत बड़ा सबक सीखा कि अस्थायी हार का मतलब हमेशा नाकामी नहीं होता। बिल्कुल। और उन्होंने इसी सीख को अपनी जिंदगी में लागू किया और वो अमेरिका के सबसे कामयाब बीमा एजेंटों में से एक बने। वो कभी भी किसी की पहली ना को आखिरी जवाब नहीं मानते थे। लेकिन ये कहानी तो फिर भी समझ में आती है, पर विश्वास की शक्ति का एक और उदाहरण है इन स्रोतों में, लेखक के अपने बेटे की कहानी, जो मतलब अविश्वसनीय लगती है। हाँ, वो कहानी विश्वास को एक बिल्कुल अलग स्तर पर ले जाती है। बिना कानों के पैदा हुए बच्चे का सुनना, ये तो विज्ञान के नियमों को चुनौती देने जैसा लगता है। देखिए, लेखक का बेटा जब पैदा हुआ तो उसके कान की जगह सिर्फ खाली जगह थी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि ये बच्चा जिंदगी भर सुन नहीं पाएगा और इसलिए बोल भी नहीं पाएगा। उस जमाने में ये एक लाइलाज स्थिति थी। बिल्कुल। तो एक पिता के तौर पर उन्होंने इस सच्चाई को कैसे झुठलाया? उन्होंने इसे सच्चाई मानने से ही इनकार कर दिया। ये कोई झूठी उम्मीद नहीं थी, ये एक गहरा अटूट विश्वास था। उन्होंने अपने मन में ठान लिया कि मेरा बेटा सुनेगा। उन्होंने डॉक्टरों की राय को अपने दिमाग से पूरी तरह निकाल दिया और अपने बेटे से ऐसे बात करना शुरू किया जैसे वो सब कुछ सुन रहा हो। कमाल है। उन्होंने लगातार सालों तक अपने बेटे के मन में ये विश्वास डाला कि उसकी ये कमी असल में उसकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा हैरान करने वाला था। जब वो लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तो एक दिन उसके पिता ने पाया कि वो कुछ आवाजों पर प्रतिक्रिया दे रहा है। सच में? हाँ, जांच करने पर पता चला कि वो हड्डियों के जरिए होने वाले ध्वनि संचरण यानी बोन कंडक्शन के जरिए सुन सकता था। उसके दिमाग ने सुनने का एक नया रास्ता खोज लिया था। अरे वाह। आगे चलकर उस लड़के ने न सिर्फ एक सामान्य जिंदगी जी, बल्कि हियरिंग एड बनाने वाली एक कंपनी के लिए काम करके उन हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बना जिन्हें सुनने में परेशानी होती थी। ये कहानी दिखाती है कि एक इंसान का मजबूत विश्वास सिर्फ उसके अपने दिमाग को ही नहीं, बल्कि आसपास की दुनिया को भी प्रभावित कर सकता है। बिल्कुल। इच्छा, योजना और विश्वास, ये तीनों तो व्यक्तिगत गुण हैं, लेकिन किताब एक और सिद्धांत की बात करती है, मास्टरमाइंड। ये सुनने में किसी सुपर हीरो टीम जैसा लगता है। क्या ये सिर्फ नेटवर्किंग या टीम वर्क का एक फैंसी नाम है? ये उससे कहीं ज्यादा है। देखिए, नेटवर्किंग का मतलब है लोगों से मिलना जुलना, टीम वर्क का मतलब है मिलकर काम करना। हाँ। लेकिन मास्टरमाइंड का सिद्धांत कहता है कि जब दो या दो से ज्यादा दिमाग एक ही मकसद के लिए पूरी तरह से तालमेल के साथ काम करते हैं तो एक तीसरी अदृश्य शक्ति पैदा होती है। एक तीसरी शक्ति? हाँ, एक तरह की सामूहिक चेतना जो उन सभी लोगों के व्यक्तिगत दिमाग की कुल शक्ति से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। इसका कोई वास्तविक दुनिया का उदाहरण है? सबसे बड़ा उदाहरण है यूएस स्टील कॉर्पोरेशन के बनने की कहानी, जो अपने समय की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी। अच्छा, यूएस स्टील। इस कहानी के 3 मुख्य किरदार हैं। एंड्रू कार्नेगी, स्टील के बेताज बादशाह, जेपी मॉर्गन, अमेरिका के सबसे बड़े बैंकर, और चार्ल्स एम श्वाब, कार्नेगी के एक कर्मचारी। तो इन तीनों के दिमाग एक साथ कैसे आए? जेपी मॉर्गन स्टील इंडस्ट्री की छोटी छोटी कंपनियों को मिलाकर एक विशाल ट्रस्ट बनाना चाहते थे, लेकिन उनके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा एंड्रू कार्नेगी थे। अच्छा। कार्नेगी किसी से दबने वालों में से नहीं थे। तभी चार्ल्स श्वाब ने न्यूयॉर्क के सबसे अमीर लोगों के एक क्लब में डिनर पर एक भाषण दिया। उस भाषण में जेपी मॉर्गन भी मौजूद थे। सिर्फ एक भाषण से इतना बड़ा फैसला हो गया? या फिर उस वक्त के बाजार के हालात ही ऐसे थे कि मॉर्गन जैसे लोग ऐसे ही किसी मौके का इंतजार कर रहे थे? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये दोनों का मिश्रण था। बाजार तैयार था, मॉर्गन जैसे लोग एकीकरण चाहते थे, लेकिन किसी के पास कार्नेगी को मनाने का विजन या हिम्मत नहीं थी। तो श्वाब ने क्या किया? श्वाब ने अपने 90 मिनट के भाषण में सिर्फ आंकड़े नहीं पेश किए, उन्होंने स्टील उद्योग के भविष्य की एक ऐसी तस्वीर पेश की जो किसी ने नहीं देखी थी। उन्होंने जुनून, तर्क और भावना के साथ समझाया कि कैसे उत्पादन को संगठित करके, लागत कम करके और नए बाजार बनाकर स्टील को हर आम इंसान तक पहुंचाया जा सकता है। वो सिर्फ एक कंपनी बनाने की बात नहीं कर रहे थे, वो एक नया युग बनाने की बात कर रहे थे। और उनकी आवाज में वो विश्वास था कि मॉर्गन और वहां बैठे बाकी सभी बैंकर मंत्रमुग्ध हो गए। और उस भाषण के बाद? उस भाषण के बाद मॉर्गन ने श्वाब से अकेले में मुलाकात की। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई और आखिरकार कार्नेगी को अपना पूरा स्टील साम्राज्य लगभग $480 मिलियन में बेचने के लिए मना लिया। 480 मिलियन, जो आज के हिसाब से खरबों डॉलर होंगे। और इस तरह यूएस स्टील का जन्म हुआ,
ये मास्टरमाइंड का सटीक उदाहरण है। बिल्कुल। श्वाब का विजन, मॉर्गन की वित्तीय शक्ति और कार्नेगी का औद्योगिक साम्राज्य, ये तीन दिमाग एक साझा लक्ष्य के लिए एक साथ आए और कुछ ऐसा बना दिया जो अकेले किसी के लिए भी संभव नहीं था। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो सार यही निकलता है कि सफलता कोई लॉटरी नहीं है, यह कुछ तय नियमों पर चलती है। हाँ। इसकी शुरुआत एक ऐसी इच्छा से होती है जो जुनून बन जाए, फिर उसे एक ठोस योजना और एक डेडलाइन के साथ कागज पर उतारा जाता है। और उस योजना पर टिके रहने के लिए अटूट विश्वास और दृढ़ता की जरूरत होती है, खासकर तब जब आपको लगे कि आप हार रही हैं। हाँ बिल्कुल। और आखिर में अपने लक्ष्य को कई गुना बड़ा करने के लिए सही लोगों के साथ एक मास्टरमाइंड बनाना, जहां सब मिलकर कुछ ऐसा कर जाएं जो अकेले में सोचा भी नहीं जा सकता। एडविन बर्न्स का जुनून, डर्बी की हार से सीखने की जिद और चार्ल्स श्वाब का एक भाषण से इतिहास बदलने का विजन, इन सब के पीछे जड़ में एक ही चीज थी, एक शक्तिशाली विचार। एक शक्तिशाली विचार जिससे हकीकत बनाने का अटूट विश्वास था। और अंत में लेखक के बेटे की कहानी हमें एक बहुत गहरा सवाल सोचने पर मजबूर करती है। वो बच्चा एक ऐसी शारीरिक कमी के साथ पैदा हुआ था जिसे दुनिया एक बहुत बड़ी बाधा मानती है। ये कमी उसे शायद सड़कों पर भीख मांगने के लिए मजबूर कर सकती थी। सही बात है, लेकिन उसके पिता के विश्वास ने, उस इच्छा ने कि ये कमी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी, सब कुछ बदल दिया। तो आज का अंतिम विचार यही है, हमारी जिंदगी में ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम अपनी कमजोरी या बाधा मानते हैं? क्या हो अगर हम उसे एक अलग नजरिए से देखें, एक प्रबल इच्छा और अटूट विश्वास के साथ, क्या हमारी वही सबसे बड़ी कमजोरी हमारी सबसे बड़ी संपत्ति बन सकती है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। तो दोस्तों, ये थी नेपोलियन हिल की वो फिलॉसफी जिसने पूरी दुनिया को सिखाया कि इंसान का दिमाग जो सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है, उसे वो हासिल भी कर सकता है। हमें उम्मीद है कि द बुक पॉड का ये एपिसोड सुनने के बाद आप सिर्फ सपने नहीं देखेंगे, बल्कि एक जलती हुई इच्छा, बर्निंग डिजायर के साथ उन्हें पूरा करेंगे। अगर आज इस किताब ने आपके सोचने का तरीका बदला है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर अमीर बनने की पहली सीढ़ी चढ़े। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो हमेशा किस्मत को कोसते रहते हैं। उन्हें बताइए कि चाबी उनके हाथ में ही है। और अब आज का वो सवाल जो इस किताब का सबसे जरूरी हिस्सा है। लेखक कहते हैं कि हमारे पास एक निश्चित मुख्य लक्ष्य, डेफिनेट चीफ एम होना चाहिए। तो हमारा सवाल आपसे ये है और इसका जवाब आपको बहुत हिम्मत करके नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। अगले 1 साल के अंदर आप बैंक अकाउंट में कितना पैसा देखना चाहते हैं और उसे कमाने के लिए आप बदले में क्या सेवा या प्रोडक्ट देने को तैयार हैं? बहुत सारा पैसा मत लिखिएगा, एक फिक्स रकम लिखिए। देखते हैं आप अपने लक्ष्य को लेकर कितने क्लियर हैं। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। मैं आरके और मैं काजल आपसे फिर मिलेंगे सफलता के नए सूत्र के साथ। तब तक के लिए बड़ा सोचिए और अमीर बनिए। धन्यवाद।